हेलो बच्चों, चलिए क्लास 12 के बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। आज मैं आपको ट्रांसफार्मर इस छोटी सी क्लास में कंप्लीट नॉलेजमेंट देने वाला हूं बच्चों ट्रांसफार्मर का। तो चलिए बात करेंगे हम परिणामित्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ट्रांसफार्मर। वन शॉट क्लास है, देखना बहुत ध्यान से, सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन बताते चलता हूं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर कि ये ट्रांसफार्मर जो होता है वो कैसा डिवाइस होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, एक इस तरह का डिवाइस है बच्चों जो एसी वोल्टता को बढ़ा देता है या घटा देता है। दोनों काम करता है, वोल्टता को बढ़ाता भी है घटाता भी है। यही ट्रांसफार्मर का मुख्य काम होता है। फिर इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं बच्चों कि ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है ना, वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण आप सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है, मालूम है बच्चों। अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडलियां होती है। एक कुंडली में हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो पास स्थित दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो आ जाता है और साथ ही साथ बच्चों वहां पर प्रेरित धारा बहने लगती है। बिल्कुल, तो ये जो है ट्रांसफार्मर वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यहां लिखा है, देखिए, जब एक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास स्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो इतनी बातें क्लियर है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है जो एसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है और ये वर्किंग करता है प्रिंसिपल किस पर बच्चों, अन्योन्य प्रेरण के। दो कुंडलियां होती है, एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, पास स्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अगर हम बनावट की बात करें बच्चों तो ट्रांसफार्मर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। मेन थ्री पार्ट्स हैं इसके। पहला है लैमिनेटेड कोर होता है, पटलित क्रोड बोलते हैं जिसको। दूसरा होता है प्राथमिक कुंडली और तीसरा होता है बच्चों द्वितीयक कुंडली। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो पटलित क्रोड कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे हम क्या करते हैं बच्चों, आयताकार या वृत्ताकार पट्टियां लेते हैं, प्लेट्स जो रहती है वो प्लेट्स लेते हैं और प्लेट्स के बीच वाले पोर्शन को ना काट कर अलग कर दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी पट्टियों को हम वार्निश की तह देकर, एक पट्टी लिए, बीच वाला पोर्शन काट के अलग कर दिए, वार्निश लगा दी उसमें, दूसरी पट्टी, फिर उसके ऊपर वार्निश लगा दिए, फिर तीसरी, ऐसी करके हम आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं। ये नीचे वाला डायग्राम देखो, नीचे वाला डायग्राम देखो, इस तरह से बीच का पोर्शन कटा हुआ है, अलग हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लैमिनेटेड कोर बना लेते हैं और लैमिनेटेड कोर बनाने के बाद उसकी भुजाओं पर, दो भुजा होती है बच्चों, एक भुजा पर हम एक कुंडली लगाते हैं जिसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली वह कुंडली होती है जहां पर इनपुट दिया जाता है। इनपुट दिया जाता है मतलब जिस वोल्टेज का मान हमको बढ़ाना है या घटाना है वो प्राथमिक कुंडली के सिरों पर दिया जाता है और जो आउटपुट बड़ा या घटा हुआ जो मिलता है वो द्वितीयक कुंडली के सिरों पर मिलता है। तो इस तरह से तीन मुख्य भाग होते हैं। क्लियर है बात। पहला लैमिनेटेड कोर कैसे बनाया जाता है मैंने बता दिया आपको। दूसरा बेटा प्राथमिक कुंडली, जहां पर हम उस वोल्टेज को लगाएंगे जिसको बढ़ाना या घटाना है और बढ़ा हुआ या घटा हुआ मतलब आउटपुट मिलेगा हमको दूसरी कुंडली में। तो पहला वाला कुंडली इनपुट के लिए, दूसरा कुंडली आउटपुट के लिए। ये तीन मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर के प्रकार ट्रांसफार्मर के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। सबसे पहला बेटा, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपचाई और एक होता है उच्चाई। जैसा कि हमने बताया था ट्रांसफार्मर दो काम करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है घटाता है। तो जो अपचाई है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का काम क्या है, वो वोल्टेज को घटा देता है, मगर वोल्टेज को घटाने के साथ वो धारा के मान को बढ़ा देता है। वैसी उच्चाई ये वोल्टेज को बढ़ा देता है, धारा के मान को कम कर देता है। तो याद रखना दो तरह के ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब बोलोगे सर इसकी पहचान कैसे होगी, तो आपको याद रखना होगा स्टेप डाउन में बेटा, ठीक है, इसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। यहां पर नीचे वाला जो है ना वो स्टेप डाउन है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम। तो जहां पर फेरे अधिक होते हैं ना वो तार पतले होते हैं और जहां फेरे कम होते हैं वो तार मोटे तार लिए जाते हैं। वैसे ही ये है हमारा स्टेप अप, जो ऊपर में रखा है वो स्टेप अप है, नीचे वाला स्टेप डाउन है। स्टेप अप में देखिए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम, मोटे तार लगे हुए हैं और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक। बहुत ही सिंपल है। तो याद रहेगा स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप डाउन वोल्टेज घटाएगा, करंट बढ़ाएगा, ठीक है। पहचान क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम। स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाएगा, करंट घटाएगा। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक। कार्यविधि, कार्यविधि मैंने बताया है
प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच में एसी वोल्टता लगाई जाती है, ठीक है, जो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करता है। दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो सेम फ्रीक्वेंसी का होता है बेटा, ठीक है, उसी आवृत्ति का प्रेरित वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, एसी वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकते हैं। बात करेंगे सिद्धांत या थ्योरी की। अब समझिएगा, देखो सिद्धांत या थ्योरी की शुरुआत करते हैं बेटा। यहां पर हमारे पास में दो कुंडलियां हैं, तो अगर मैं सिद्धांत की बात करूं तो प्राथमिक कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की अगर हम बात करें तो प्राथमिक कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसका नाम हम क्या दे सकते हैं बच्चों, ईपी दे सकते हैं। तो ईपी इज इक्वल टू हमारे पास में फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से जो फार्मूला बनेगा, ईपी इज इक्वल टू वो फार्मूला बनता है बच्चों माइनस एनपी डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। ये हमारे पास देखिए चुंबकीय जो फ्लक्स होता है ना वो जितना प्राथमिक में रहता है उतना द्वितीय में भी रहता है। तो यही इक्वेशन में अगर सेकंड वाले के लिए लूं तो सेकंड वाले के लिए मेरे पास आ जाता है बेटा ई एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। ये सेकंड के लिए। यहां पर तुलना करने के लिए हम एक काम करते हैं, समीकरण 2 को किससे भाग कर देंगे बच्चों, समीकरण 1 से। समीकरण 2 भागित 1 करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ई एस अपॉन ईपी, ठीक है, डी फाई अपॉन डी टी कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में एन एस अपॉन एन पी। ये इस तरह से ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया, ठीक। और एक महत्वपूर्ण बात यहां पर बोलता है बच्चों कि प्राथमिक जो कुंडली होती है, कौन सी कुंडली होती है हमारे पास में, जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें जो शक्ति होता है, प्राथमिक कुंडली में शक्ति जो होती है, ठीक है, वो शक्ति बराबर होती, किसके बराबर होती है, वो द्वितीयक कुंडली में जो शक्ति होती है उसके बराबर होती है। द्वितीयक कुंडली में शक्ति के बराबर होती है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्राथमिक कुंडली में शक्ति, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला है शक्ति के लिए, P इज इक्वल टू क्या पढ़े हमने, VI, ठीक है, P इज इक्वल टू VI। तो यहां पर बच्चों हमारे पास जो फार्मूला लगेगा, यहां वोल्टता की जगह हमारे पास विद्युत वाहक बल है, तो हम यहां पर लगा लेंगे बच्चों प्राथमिक कुंडली के लिए EP इंटू IP। IP प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा का मान है। वैसे द्वितीय कुंडली के लिए हम लगा लेंगे बच्चों ES, ठीक है, ES इंटू IS, ठीक। यहां से आप रेशियो निकालेंगे, किसका रेशियो निकालेंगे, मान के चलो हम ES EP को उधर ट्रांसफर कर दिए, ES अपॉन EP निकालते हैं बच्चों। तो दूसरे पक्ष में क्या बचेगा हमारे पास में, IP अपॉन क्या बच जाएगा, IS बन जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4। अगर आप समीकरण नंबर 3 व 4 को देखें, 3 व 4 को देखें, समीकरण नंबर 3 व 4 से देखिए एक एक साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को भी बराबर कर देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगा ES अपॉन EP, ठीक है, ES अपॉन EP, NS अपॉन NP और IP अपॉन IS, IP अपॉन IS। तो इन सबका रेशियो जो होता है वो K के बराबर होता है। K या कई बुक में आपको R लिखा भी हुआ दिखाई देगा, तो मैं दोनों लिख देता हूं, K या R। ये क्या होता है बच्चों, इसे बोलते हैं हिंदी में परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसफार्मर रेशियो, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रांसफार्मर रेशियो। यही आपको इसके सिद्धांत में थ्योरी में लिखना है बेटा, यही आपको क्या लिखना है, इसके सिद्धांत में थ्योरी में लिखना है। परिणमन अनुपात, ट्रांसफार्मर रेशियो, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को द्वितीय कुंडली का परिणमन अनुपात कहते हैं, इसे R से दिखाते हैं। परिणमन अनुपात NS अपॉन NP इक्वल R या K, जिससे भी हो आप दिखा सकते हैं। आपको याद रखना होता है कि अपचाई ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है 1 से कम होता है, ऊंचाई का जो होता है बच्चों वो 1 से क्या होता है, ज्यादा होता है। दक्षता, ठीक है, दक्षता क्या होती है, आउटपुट जो पावर मिलती है और इनपुट पावर रहती है उसकी रेशियो को हम ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। ईटा से दिखाते हैं, ईटा इज इक्वल टू आता है बच्चों हमारे पास आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ईटा इज इक्वल टू, ठीक है, P आउट अपॉन P इन। द्वितीय कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा बटा प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा, ये होता है, ठीक है, याद रहेगा आपको। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है बेटा। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय कैसे होता है
कितने प्रकार का होता है? सबसे पहला होता है बेटा ताम्र क्षय, जिसे हम कॉपर लॉस कहते हैं। तो कॉपर लॉस कैसे होता है? यहां कोई तांबे का हानि नहीं होता है, तांबे का क्षय नहीं होता है। ट्रांसफार्मर की कुंडलियां तांबे के तार से बनी होती है। मालूम है, कुंडली बनाते हैं तो तांबे के बहुत सारे तार लपेट देते हैं। जब उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो वो गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने से विद्युत ऊर्जा जो होता है वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट होने लगता है। इसी को ताम्रक्षय कहते हैं। और ताम्रक्षय से बचने का उपाय होता है, हमको तांबे के तार मोटे लेने चाहिए ताकि वो जल्दी गर्म ना हो। ठीक है, ये चीज याद रखना। वैसे ही दूसरा होता है बेटा चुंबकीय फ्लक्स क्षय। प्राथमिक कुंडली से बद्ध समस्त जो चुंबकीय फ्लक्स है वो द्वितीयक में नहीं जा पाता। इस तरह से क्या होता है, जो क्षय होता है, ठीक है, फ्लक्स का जो क्षय होता है उसे हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्षय। इससे भी बचने का तरीका है, हमने जो डायग्राम में देखा ना, दोनों कुंडलियां अलग अलग, ठीक है, अलग अलग हिस्सों में बंधी हुई थी। एक सिरे से प्राथमिक कुंडली, एक सिरे से द्वितीयक कुंडली। अगर बचना है तो हमको जो कुंडली होती है ना, जब प्राथमिक कुंडली बनाते हैं उसी के ऊपर हमको द्वितीयक कुंडली को भी लपेट देना चाहिए, ताकि हम चुंबकीय फ्लक्स क्षय से बच जाएं और चुंबकीय फ्लक्स हमेशा क्या रहे, वहां पर हानि ना हो, दोनों कुंडलियों में एक समान रहे। लॉस है आयरन लॉस। ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अतः ऊर्जा का कुछ भाग भंवर धाराओं के कारण उष्मा के रूप में व्यय होता है। इसी से बचने के लिए हमने जो क्रोड यूज किया, मैंने बताया था आपको क्रोड कैसे बनाए। बहुत सारे तांबे के धातु की आयताकार पट्टियां लिए थे, बीच वाले पोर्शन को काट दिए थे, फिर एक पट्टी के ऊपर हमने वार्निश की तह देकर दूसरी पट्टी, फिर तीसरी पट्टी, ऐसे करके हमने लैमिनेटेड कोर बनाया था। तो ये इसीलिए बनाया जाता है ताकि आयरन लॉस से या भंवर धाराओं से होने वाली क्षति से बचा जा सके। और आखिरी वाला होता है बेटा सेथिले हिस्टेरियस लॉस। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, तो क्रोड जो रहता है ना, अब प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, एक दिशा में एक बार चलती है फिर विपरीत दिशा में, तो बार बार जब दिशा चेंज करती है तो जो क्रोड होता है वो बार बार चुंबकित होता है, विचुंबकित होता है। तो इस प्रक्रिया में उष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। इसे हम सेथिलेक्षय हिस्टेरियस लॉस कहते हैं। तो ये कंप्लीट होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के कुछ उपयोग में बताता हूं बच्चों आपको। एलिमिनेटर पावर सप्लाई में, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर, मोटर में, वेल्डिंग कार्य के लिए, नाइट लैंप में, बहुत सारी जगह पर विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए, घरेलू विद्युत वितरण में, और भी बहुत सारी जगहों पर क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी कम समय में आपको बेहतर जानकारी देने की। बिल्कुल आप अपने एग्जाम की तैयारियों में भिड़े रहिए, हम आपके साथ हैं बच्चों। आपको सफल होना है तो हमारे साथ में आप लगातार बने रहिएगा। ओके, आज की क्लास कैसी लगी ये बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल पर इस क्लास की पीडीएफ आपको हम अवेलेबल कराएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है गोपाल सर फिजिक्स। ओके, थैंक यू।